जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। बीएसएससी इंटर लेवल के प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का थर्ड प्रैक्टिस सेट है, सेकंड वॉल्यूम का। यदि आप लोग इससे पहले 2 और टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में भी बना दिया हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं। और भारत और करंट अफेयर भी मैं ला रहा हूँ दोस्तों, स्पीडी बुक के करंट अफेयर 1 अप्रैल 23 से लेकर के 1 मार्च 23 तक का करंट अफेयर में स्पीडी बुक में जो निकाला था वो मैं ला रहा हूँ दोस्तों। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाएं, उसका भी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने जो चीन में हांगझू में हो रहा था पैरा एशियाई खेल, उसमें कितने स्वर्ण पदक? कुल 29 स्वर्ण पदक कितने जीते थे? कुल 29 स्वर्ण पदक जीते थे। कुल 29 स्वर्ण पदक जीते थे। और यदि पैरा एशियाई खेलों में यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ आयोजित हुआ था, तो चीन के हांगझू में हुआ था। और भारतीय टीम ने विश्व 22 के पैरा खेलों में जो विश्व 23 में आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने विश्व 22 के पैरा खेलों में 111 पदक टोटल जीता था, जिसमें से 29 स्वर्ण और 31 रजत और 55 कांस्य पदक जीता था दोस्तों। 55 कांस्य पदक, 29 स्वर्ण, 31 रजत और 55 कांस्य पदक पैरा एथलेटिक खेलों में भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 55 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 111 पदक भारत ने जीता था। और लेकिन हमसे प्रश्न पूछा है कि कुल कितने स्वर्ण जीता था, तो कुल 29 स्वर्ण जीता था भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज विश्व 23 प्रदान किया गया है? तो भारतीय मूल की कौन वो लेखिका है जिसे ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन नंदिनी दास को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है? तो गरबा है जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो गरबा को शामिल किया गया है, वो गरबा गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गुजरात से है गरबा। गुजरात की लोक नृत्य का एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। ठीक है, कब गरबा को किया जाता है? नवरात्रि के दौरान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को सैन्य सीमांकन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सैन्य सीमांकन सीमा रेखा कहा जाता है, या इसी को 38वां समांतर सीमा रेखा कहा जाता है। 38वां समानांतर सीमा रेखा, इसी को 38वां समानांतर सीमा रेखा कहते हैं, या सैन्य सीमांकन सीमा रेखा कहते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को सैन्य सीमांकन रेखा या 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि आपसे 49वीं समांतर रेखा के बारे में पूछते तो 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच स्थित है दोस्तों। 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच स्थित है। और यदि आपसे रेड क्लिफ के बारे में पूछे तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और 24वां, और इसमें यदि आपसे पूछे रेड क्लिफ रेखा तो पाकिस्तान के बीच कुछ और रेखा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमेशा पूछा जाता है प्रश्न, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, हिंडनबर्ग रेखा, तो हिंडनबर्ग हो जाएगा कौन? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। मैगीनॉट है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगीनॉट रेखा। और 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच
मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। सैन्य सीमांकन रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच का सीमा रेखा बनाता है, और इसी को इसमें समांतर रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो भूटान की सीमा है जो उड़ीसा राज्य से जुड़ी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भूटान उड़ीसा से संबंधित नहीं है। भूटान जो है असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम आदि राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा बनाती है। और तो ऑप्शन मेरा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरू के नाम से जाना जाता है? तो किस देश और भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरू के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। थाईलैंड को, श्रीलंका को, असम को या उड़ीसा को। तो ऑप्शन नंबर सी, असम को प्राचीन समय में कामरू के नाम से जाना जाता है। असम को जाना जाता है। प्राचीन काल में गुवाहाटी को प्रयाग ज्योतिषीपुर भी कहा जाता था। गुवाहाटी को प्रयाग ज्योतिषीपुर। कामरू राज्य का साक्ष्य समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख से मिलता है दोस्तों। कामरू राज्य पर अहोम जनजाति ने शासन किया था। थाईलैंड का पूरा नाम श्यामा है। थाईलैंड का पूरा नाम यदि आपसे पूछ ले तो श्याम है थाईलैंड का पूरा नाम। यदि आपसे श्रीलंका का पूरा नाम पूछे तो सिलोन कहा जाता है श्रीलंका का पूरा नाम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कामरू कहते हैं असम को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 7 नंबर प्रश्न को दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भारत के लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है मिजोरम को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मिजोरम राज्य की स्थापना 1987 में हुआ था। फरवरी 1987 में मिजोरम राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। 1972 में केंद्र शासित राज्य बनने से पूर्व मिजोरम असम का भाग था। तो 1987 में मिजोरम को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मिजोरम के राज्य की राजधानी आइजोल है। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? आइजोल है। यदि आपसे मिजोरम की राजधानी पूछे तो आइजोल है। और मिजोरम के राज्यपाल के बारे में यदि आपसे पूछ ले कि मिजोरम की राज्यपाल कौन है, तो हरिबाबू कंभमपति मिजोरम के राज्यपाल है दोस्तों। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति है। और अभी मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? लालदूहोमा। लालदूहोमा है जो मिजोरम के नए राज्यपाल, नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लालदूहोमा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी पूछे तो ईटानगर, और इसकी राज्यपाल कौन है? केटी परनाइक। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। त्रिपुरा के बारे में पूछते तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा की स्थापना 1972 में हुई थी। और इसके राज्यपाल कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शॉ हैं दोस्तों। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शॉ। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखें तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुआ था। और वहाँ के राज्यपाल अभी शिव प्रसाद शुक्ला हैं। शिव प्रसाद शुक्ल वहाँ के राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। यदि आपसे मुख्यमंत्री के बारे में पूछे, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है? विद्या पिल्लई है जो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो विद्या पिल्लई के बारे में पूछा है। यदि विद्या पिल्लई के बारे में देखें हम तो विद्या पिल्लई स्नूकर खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। स्नूकर से संबंधित है। विद्या पिल्लई स्नूकर से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, स्नूकर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। इसमें कहा गया है नाए में मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो मंगल मिशन को वर्ष 2014 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत ने वर्ष 2014 में प्रक्षेपित किया गया था मंगल मिशन को। और यह भारत का प्रथम अभियान था, मंगल अभियान था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की परियोजना थी। मंगलयान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपित यान PSLV C-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और सबसे पहले चंद्रयान 1 2008 में PSLV C-11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग तिथि 14 जुलाई 2023 था। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि मंगल ऑर्बिटर मिशन पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी 2013 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और उन्हें
नोबेल पुरस्कार, यदि आपसे पूछे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, तो 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्री के नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया गया है। अमर्त्य सेन को 2023 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 2023 के शांति का नोबेल पुरस्कार ईरानी मानवाधिकारी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मद को दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 को देखें, इसमें दिया गया है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। यदि प्रसिद्ध पुस्तक जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। यदि आपको कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हम बोले देखें, तो द गोल्डन गेट के लेखक कौन है, विक्रम सेठ होते हैं द गोल्डन गेट के लेखक। यदि आपसे पूछ ले गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। त्याग पत्र के लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र थे जो त्याग पत्र के लेखक। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, मुल्क राज आनंद। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, मुल्क राज आनंद अनटचेबल पुस्तक के लेखक है। यदि आपसे पूछे विष्णु शर्मा की कोई कृति का नाम बताएं, तो वो पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा की कृति है। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। मलेशिया की राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है, तो कोलालमपुर है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। और पूर्व एशिया में स्थित उष्णकटिबंधीय देश है मलेशिया। मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई रिंगित है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या इस्लाम धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये भारतीय मुख्य भूमि है दोस्तों। ये भारतीय मुख्य भूमि के किस तरफ स्थित है, तो ये हो गया भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है तो यहाँ पर स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये दक्षिण हो गया, दक्षिण यहाँ से यहाँ तक पूरा स्थित है और पूर्व की ओर दक्षिण पूर्व की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है, तो किस राज्य ने महालक्ष्मी योजना स्टार्ट किया है, तो महालक्ष्मी योजना स्टार्ट करने वाला ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना राज्य ने महालक्ष्मी योजना प्रदान की है बसों में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम EODES लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है EODES, तो ये कोरिया ने लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम कोरिया ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में दिया गया है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया है, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस वर्ष आयोजित किया गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, भारत में, ब्राजील में, कहाँ आयोजित किया गया मिस वर्ष प्रतियोगिता, या संयुक्त राज्य अमेरिका या संयुक्त राज्य अमीरात। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 भारत में आयोजित किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ था। और 2023 का खिताब सेत्रिस पलासियोस ने जीत लिया है। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ 4 प्रमुख बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था, भारत में हुआ था। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी तट पर स्थित है, तो वह हड़प्पा नगर जो लोथल का पुरातत्व स्थल प्रतिनिधित्व करता है वह भोगवा नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी, भोगवा नदी किनारे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, भोगवा नदी किनारे स्थित है दोस्तों। हड़प्पा कालीन नगर लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल 1954 में रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था। लोथल का तत्कालीन हड़प्पा सभ्यता में वह स्थान था जो सिंध एवं महाराष्ट्र सौराष्ट्र को जोड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में दिया गया दोस्तों इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर ली थी। गांधी जी ने कौन सी वापस की थी उपाधि, तो कैसरे हिंद की। चौरी चौरा घटना यदि आपसे पूछे तो चौरी चौरा घटना 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की। चौरी चौरा घटना के कारण 5 फरवरी को हुआ था चौरी चौरा घटना, 5 फरवरी 1922 को, और उसी के कारण 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को समाप्त कर दिया गया।
और आंदोलन को समाप्त होते ही महात्मा गांधी को 1900 मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए गए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था यह आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो महात्मा गांधी जब लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, तो वो लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कहाँ गए थे? लंदन गए थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में यदि आपसे पूछे कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किए गए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यदि आपसे दूसरी गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछते तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। 1931 से लेकर के दिसंबर 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1 दिसंबर 1931 से 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहा जाता है दोस्तों, 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर ठहरे कहाँ थे महात्मा गांधी? तो किंग्सले हॉल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 35। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था दोस्तों? ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज को मनाया जाता है। 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था आजाद हिंद फौज दिवस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 36। नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो निम्नलिखित नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो मणिपुर नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर नृत्य मणिपुर का है। और मयूरभंज छऊ नृत्य शैली पश्चिम बंगाल में पाया। मयूरभंज छऊ कहाँ? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। आमतौर पर बैसाख के महीना में नाटक किया जाता है भांगड़ा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 में कहा गया है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया गया था? तो छपार मेला किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। छपार मेला पंजाब में मनाया गया था। पंजाब में छपार मेला मनाया जाता है पंजाब में। यदि और कुछ देखे जैसे उड़ीसा में कौन सी मेला लगता है? यदि आपसे पूछे तो उड़ीसा के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रथ यात्रा। उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण मेला है, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है रथ यात्रा। और उसी प्रकार यदि हम पूछे कि गुजरात में जो गरबा होता है वो गुजरात में खेला जाता है। और पुष्कर मेला होता है जो राजस्थान में है। पुष्कर मेला सबसे महत्वपूर्ण मेला कौन है? पुष्कर राजस्थान में। और बिहार में जो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वो सोनपुर में लगता है, गंगा और गंडक नदी के संगम पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो इसको हम देखें 4 ऑप्शन, इसमें से केरल कोरोमंडल तट स्थित नहीं है। केरल है जो कोरोमंडल तट में स्थित नहीं है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम देखें उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक फैली पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कौन कौन? देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बांटा गया है भारत का ये क्षेत्र जो केरल का, केवल यही दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो गुजरात से लेकर के इसमें बांटा गया। गुजरात का जो क्षेत्र है उसे कच्छ और काठियावाड़ का तट कहा जाता है। गुजरात का क्षेत्र कच्छ और काठियावाड़। महाराष्ट्र का क्षेत्र को कोकण क्षेत्र कहते हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कोकण क्षेत्र। कर्नाटक के क्षेत्र को कहते हैं मंगलौर क्षेत्र। कर्नाटक के क्षेत्र को वही केरल के क्षेत्र को कहते हैं मलबार तट। केरल के क्षेत्र को कहा जाता है मलबार तट, ना कि कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु का क्षेत्र होता है दोस्तों। कोरोमंडल तट तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे यदि हम चलते हैं, 39 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है भारत में पहली
कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो भारत की पहली कपड़ा मिल सूरत में बम्बई में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर, संचालित हुई थी, स्थापना तो हुआ था कोलकाता में लेकिन संचालन नहीं हुआ था। सबसे पहला कपड़ा मिल संचालित कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। विश्व में भारत कपास का उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत विश्व में कपास के उत्पादन में दूसरा स्थान है। चीन विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादन करता है। जूट उत्पादन में भारत विश्व में सबसे अग्रणी देश है, पहला स्थान रखता है भारत जूट उत्पादन में। और जूट उत्पादन में बांग्लादेश का स्थान विश्व में दूसरा है। पहली जूट मिल 1859 में रिसरा बंगाल में स्थापित किया गया था दोस्तों। आधुनिक रूप से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप फोर्ड क्लास्टर में की गई थी, जो असफल रहा था। फिर उसके बाद 1854 में पहली बार सफलता प्राप्त हुई, कपड़ा कारखाना खोला गया जिसमें 1856 के उत्पादन पर आरंभ कर दिया गया मुंबई में। ठीक है, तो तब हुआ पहली बार जब पहली कपड़ा मिल 1854 में किसने बैठाया था? तो कवास जी डावर ने बंबई में शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे म्यूनिक समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो म्यूनिक समझौता में किसे शामिल नहीं किया गया था? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से म्यूनिक समझौता में रूस को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। म्यूनिक समझौता में रूस को शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों यदि आपसे पूछे म्यूनिक समझौता हुआ कब था, शामिल नहीं किया गया था रूस को, तो हुआ था 29 से 30 सितंबर 1938 को म्यूनिक में समझौता हुआ था। और उसमें चार देश कौन थे? जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इटली था, फ्रांस था। जर्मनी, इटली, फ्रांस और एक ब्रिटेन, ये 4 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन रूस के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कब हुआ था म्यूनिक समझौता? तो 1938 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम यदि हमसे पूछे तो वो हार्यक वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हार्यक वंश के संबंधित था अजात शत्रु। यदि आपसे पूछ लिया हार्यक वंश के संस्थापक कौन था, तो हार्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार जो हार्यक वंश का संस्थापक था, और बिंबिसार जो थे अजातशत्रु के पिता थे। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कुनिक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। अजातशत्रु ने रथ, मूसल एवं महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। इसके शासनकाल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु के समय में वो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह के गुफा में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। हार्यक वंश का अंतिम राजा उदायीन था दोस्तों। प्रथम राजा बिंबिसार, अंतिम राजा उदायीन का पुत्र नागदशक था। हार्यक वंश का अंतिम राजा। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या तथा उदायीन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, जिसके कारण ही इस वंश को पिलतहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 में। प्रश्न नंबर 43 देखें तो इसमें निम्नलिखित में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा है? तो रानी दिद्धा है जो उत्पल वंश के एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। उत्पल वंश की शासिका थी रानी दिद्धा। कश्मीर के उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे और उन्हीं के उत्पल वंश के शासिका थी रानी दिद्धा। और उत्पल वंश के क्षेमेंद्र गुप्त ने को गद्दी पर बैठाया था, और क्षेमेंद्र गुप्त का विवाह लोहार वंश के राजकुमारी दिद्धा के साथ हुई थी। तो 1003 ईस्वी में रानी दिद्धा की मृत्यु के बाद संग्राम राज शासक बना था। तो कश्मीर में लोहार वंश की नींव किसने रखा था? तो संग्राम राज ने कश्मीर में लोहार वंश की नींव रखी थी। लोहार वंश की नींव किसने रखा था? तो संग्राम वंश ने। यदि आपसे पूछे अवंती वर्मन ने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किया था। और दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किया था। दुर्लभ वर्धन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम यस एवं कृष्ण यस के शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद में लौह का शब्द का सर्वप्रथम मिलता है। लोहे को श्याम या कृष्ण यस के कहा जाता है। अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा से लोहे प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है दोस्तों। यजुर्वेद को कर्मकांडित वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद एवं गद दोनों भाग में है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के संबंधित चारों
क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा कि उपमहाद्वीप में लौ का सर्वप्रथम प्रयोग यजुर्वेद से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 45 में। माजुली द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप है जो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा माजुली द्वीप। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा एक बड़ा नदी द्वीप है और 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 61 में। प्रश्न नंबर 61 में दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 में दिया गया है कि उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है, वो कौन मौसम है? इस प्रकार के मौसम के बारे में पूछा जा रहा है। दक्षिण पूर्व मौसम भारत में नहीं है, दक्षिण पूर्व मानसून मौसम भारत में नहीं आता है। सर्दी, गर्मी, दक्षिण पश्चिम मानसून और बरसात ये मानसून भारत में पाए जाते हैं, लेकिन वो मौसम दक्षिण पूर्व मौसम भारत में नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 62 में दोस्तों। 62 में दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 62 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के राष्ट्रपति है जो सेवानिवृत्त हुए थे उसमें कथन दिया हुआ है। तो कथन नंबर 1 में दिया हुआ है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। 2 मासिक पेंशन के हकदार होंगे, तो बिल्कुल सही है, ये कथन सही है सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के बारे में। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिव स्टाफ का हकदार हैं। तो ये भी सही है उपराष्ट्रपति के बारे में, एक राष्ट्रपति के बारे में। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार है। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार 1, 2, 3 सबका सब सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 63 में। 63 में प्रश्न में दिया गया है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। महाधिवक्ता बनने हेतु वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के लिए निर्मित होता है। संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल को नहीं निश्चित किया गया है और उन्हें हटाने का प्रावधान का वर्णन नहीं है। वह अपने पद पर राज्यपाल के पश्चात पर्यंत बना रहता है महाधिवक्ता, और इसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न में संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था प्रारूप समिति के समय प्रस्तावना का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। संविधान का प्रारंभिक मॉडल बी.एन. राव ने तैयार किया था। बी.एन. राव ने एक मॉडल तैयार किया था संविधान का प्रारंभिक मॉडल। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में को रखा था प्रस्तावना का, जबकि इसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई थी प्रस्तावना को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न में कहा गया है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1931 में किया था सोशलिस्ट पार्टी का गठन के द्वारा। इसके सदस्यों में गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, रामवृक्ष बेनीपुरी और तथा कर्पूरी ठाकुर सम्मिलित थे। तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1931 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और यदि आपसे पूछे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1931 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। ठीक है। और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र दत्त एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा बिहार सोशलिस्ट 1931 में। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री। शेख हसीना वाजिद है, शेख हसीना वाजिद जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद हैं। अभी यदि हम ये देखें भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो वो इंदिरा गांधी है। और विश्व में प्रथम महिला बनने वाली प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीलंका के श्रीनोमा भंडारनाइके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। यदि आपसे पूछ ले मार्गरेट थैचर जो थी यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली थी मार्गरेट थैचर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 में 67 में कहा गया म्यांमार कब आजाद हुआ था? तो म्यांमार जो है, म्यांमार 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। म्यांमार कब आजाद हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ था म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। 24 जून 1908 को लोकमान बाल गंगाधर तिलक से राजद्रोहात्मक लेख छापने के जुर्म में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार की आजादी मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 68 में, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। रूस की राजधानी देखें तो मॉस्को है दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को, और मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित होने के कारण ही उसकी राजधानी मॉस्को है। सोवियत संघ का विघटन वर्ष 1991 में 25 दिसंबर 1991 में किया गया था और 15 स्वतंत्र देश का उदय हुआ था 1991 के बाद। जो पहले सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर या सोवियत संघ के राज्य गणराज्य थे। एल्ब्रुस शिखर रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? एल्ब्रुस है, जो काकेशस पर्वत पर स्थित है। ईरानी रियाल ईरान की मुद्रा है तथा इसकी राजधानी तेहरान है। चबार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर सिस्तान प्रांत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 69 में कहा गया है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज को लाया गया था? तो देखिए भारत में पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में कौन सी पंचवर्षीय योजना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था 2 अक्टूबर 1959 में और राजस्थान के नौगांव में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक पूछे आपसे तो बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित थे। और पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया है पंचायती राज को? 73वें संविधान संशोधन 1992 से 93 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, पंचायती राज एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो वर्ष 1993 में। वर्ष 1993 में 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 में पंचायती राज एवं नगर पालिका के बारे में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 72 में कहा गया है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है विकास में क्या सुनिश्चित करना है मूल उद्देश्य? तो इसका मूल उद्देश्य है, कथन 1 में है विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल सही है। राजनीतिक जवाबदेही, ये भी सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 में दिया गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 में दिया गया है देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो देश में सबसे अधिक समृद्धि दर प्राप्त किस पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी? तो और 4 ऑप्शन इसमें से 10वीं पंचवर्षीय योजना में देश में सबसे समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 65 में दोस्तों। इसमें कहा गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। गरीबी हटाओ मूल उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 75 में। प्रश्न नंबर 75 में यदि हम देखें तो इसमें दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 75 में दिया गया है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित
कथन पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में कथन क्या है? इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जन धन योजना था जो वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। ये सही आंसर है दोस्तों, ये सही कथन है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ये भी सही है। और इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारी के हस्तांतरित करना था, तो ये भी सही है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। आज के परिप्रेक्ष्य में जनधन खाता में डायरेक्ट हस्तांतरित नहीं होता है। अब उसके लिए आपको IBP यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है, तब जाकर के सरकार के सारी योजनाओं का पैसा आपको उसी में प्राप्त होंगे। तो हम आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर। आज के परिप्रेक्ष्य में ये गलत है, लेकिन जब जनधन योजना शुरू किया गया था उस समय ये सही था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी सही है, तीनों के तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 में प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 में दिया गया है कि इसमें नौकरी पेशा लोग के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि PPF पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? तो नौकरी पेशा लोगों को PPF पर कितना ब्याज मिल रहा है, ये प्रश्न पूछा है। तो नौकरी पेशा लोगों को कितना ब्याज मिल रहा है, हमसे ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। नौकरी पेशा लोगों को ब्याज जो मिल रहा है वर्तमान समय में कितना है? 7.1% वर्तमान में PPF पर मिल रहा है। नौकरी पेशा लोगों को कितना? 7.1% मिल रहा है। PPF का मतलब होता है पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। PPF का मतलब होता है आयकर से छूट होता है ये PPF। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 92 में निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब किसने दिया था? जनरल अयूब खां। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। जनरल अयूब खां ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा था पहली बार। वर्ष 1960 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खां फ्लाइंग सिंह की उपाधि दिया था। मिल्खा सिंह 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर रेस के चौथे स्थान पर रहा था। धावक मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह गोल्फ खेलने से संबंधित है। मिल्खा सिंह के जीवनी पर पुस्तक लिखा हुआ द रेस ऑफ माई लाइफ उनकी आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 93 नंबर प्रश्न में 1978 से 79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? तो इस योजना का नाम था समन्वित ग्रामीण विकास क्रियान्वित योजना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और 1978 से 79 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना था दोस्तों? तो ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया था। IRDP कब शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। और यदि और देखें राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था। 1953 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना 2 अक्टूबर 1953 को स्टार्ट की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में शुरू किया गया था दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और राष्ट्रीय गोकुल योजना मिशन शुरू किया गया है 2014 में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 94 में है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न कौन जल्दी देखें। 95 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं दोस्तों, तो इसमें दिया गया है 95 नंबर प्रश्न में दिया गया है। इसमें है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांत को अपनाया गया था? भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांत को अपनाया गया था, यह प्रश्न पूछा है। तो भारत के किस पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय समाजवाद सिद्धांत को अपनाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के यदि पूछे आपसे तो महालनोबिस मॉडल पर था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास पर भी जोर दिया गया था महालनोबिस मॉडल में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न में देखें दोस्तों, तो इसमें कहा गया किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व होता है 200
जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है दोस्तों? तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। और जल का घनत्व न्यूनतम कहाँ होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व न्यूनतम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व न्यूनतम होता है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन अधिकतम होता है और जल का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमसे पूछा जल का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है जल का घनत्व। तो 4 डिग्री सेल्सियस को 273 डिग्री से किया जाए तो केल्विन में बदला जाए तो कितना हो जाएगा? 277 केल्विन हो जाएगा। 277 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। जल का घनत्व है 277 केल्विन ताप पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 97 नंबर प्रश्न में कहा गया है दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुना कर दिए जाएं तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो इसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है जो 4 गुना हो जाएगा। दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाता है और इसके बीच की दूरी को अपरिवर्तित रखा जाए, दूरी नहीं चेंज किया जा रहा है, तो इसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मास बढ़ रहा है। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा, तो दोनों को दुगुना कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम देखें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है 98 नंबर प्रश्न में 98 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 98 नंबर प्रश्न में है दो समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण है। तो एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं दो समानांतर धारावाही तार? तो क्योंकि उनके बीच चुंबकीय बल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उनके बीच चुंबकीय बल होता है, इसलिए कहा जा रहा है दो समानांतर धारावाही तार जिनके एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण है उनके बीच चुंबकीय बल का कार्य करना, चुंबकीय बल का कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि दो समानांतर चालक तारों के समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यदि दो समानांतर चालक तारों से विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 99 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जीव जो अधिक दूरी के संबंधित है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? तो आणविक जाति वृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 100 में। प्रश्न नंबर 100 में दिया गया दोस्तों कि अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं जो मानव शरीर के वृक्क अंग में उपस्थित होती है। कहाँ? वृक्क अंग में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है दोस्तों। अधिवृक्क से निकलने वाली हार्मोन को कहाँ होता है? तो वृक्क के ऊपर होता है, किडनी के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है। और यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी के साथ साथ लोहा तथा तांबा संचित रहता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ का बना होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है मनुष्य के हृदय का। फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दाद कब्जियत बीमारी है, किस कारण से? दाद रिंग वर्म है, तो दाद है जो कैसा है? कब्जियत बीमारी है। रिंग वर्म जिसको कह रहे हैं वो कैसा है? फंगल बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दाद कवक से होने वाले कुछ रोग का नाम मैं बताता हूं दोस्तों। तो कवक से होने वाला कुछ रोग है जैसे एथलीट फुट है जो कवक से होने वाला रोग है। खाज है, दाद है, ये सब कवक से होने वाला रोग है। कवक से होने वाला ये सब रोग है। यदि आपको हम प्रोटोजोआ से होने वाला रोग के बारे में बताएं तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन है? तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है आपको मलेरिया, अमीबियासिस, कालाजार, पायरिया, सोने की बीमारी, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न चलता है 102 की ओर। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और यदि आपसे पूछे कि समुद्री जल में अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है, और सबसे अधिक लवणता वाला जल कहाँ है? तो बॉन्ग झील 330% है। इसे साधारण नमक को और क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और साधारण नमक में अधिक पौष्टिक बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड मिलाते हैं, इससे नमक
आयोडाइज्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 103 की ओर। इसमें दिया गया है चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों को क्या कर, विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के, तो ऑप्शन नंबर के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। यदि चंद्रमा पर कोई दो पिंड मुक्त रूप से गिर रही है तो उनका वेग है जो किसी भी समय समान होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 104 की ओर यदि चले दोस्तों। इसमें दिया गया है धारावाही तार कैसा होता है। तो धारावाही तार जो है वह धारावाही तार न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आवेश चार्ज वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, यह अनुभव करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 105 की ओर। 105 में दिया गया है दोस्तों, एक कथन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचालित होने वाला संक्रमण है। तो बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन एक सही है। HIV बी, HBPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है। तो ये भी सही है। कथन एंड कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर, दोनों कथन सही है, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 122 में 122 में हम यदि देखें तो 122 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मिर्गी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मस्तिष्क प्रभावित होता है मिर्गी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मस्तिष्क है जो मिर्गी से प्रभावित होता है। कौन? मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मिर्गी से प्रभावित होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क प्रभावित होता है मिर्गी से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। यदि आपसे पूछे मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। यदि हम देखें मनुष्य के मस्तिष्क का अस्थियों के खोल को क्रेनियम में बंद होता है। अस्थियों के खोल किसमें बंद होता है? क्रेनियम में, जो इसे बाहरी आघात से बचाता है। हृदय का भार मनुष्य का कितना होता है? तो मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम होता है दोस्तों। मनुष्य के हृदय का भार 300। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर में? यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी वजन कितना होता है? 1.5 kg से 2 kg होता है इसकी वजन। और यदि वृक्क को देखें तो मानव शरीर में वृक्क का वजन होता है 140 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मस्तिष्क से संबंधित है मिर्गी रोग। 123 नंबर प्रश्न में डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसे बकवास उत्त परिवर्तन कहते हैं। बकवास उत्त परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, बकवास उत्त परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 124 में। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो घनत्व किस तत्व का अधिकतम है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑस्मियम तत्व का घनत्व अधिकतम है। ऑस्मियम तत्व का घनत्व अधिकतम है। ऑस्मियम का घनत्व 22.59 होता है। ऑस्मियम का घनत्व क्या है? सबसे अधिकतम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 125 की ओर। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 में खोजा गया पहला बी विटामिन था। तो 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन कौन सा है? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी थायमीन है। ऑप्शन नंबर डी थायमीन है पहला, 1897 में खोजा गया। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 126 में। कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैला पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? कौन निभाती है? तो सी चिकनी अंतर्द्रावी जालिका निभाती है। चिकनी अंतर्द्रावी जालिका निभाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 127 की ओर। 127 में कहा गया है यदि कोई विलयन नीले रंग से के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्ल है, ये अम्ल हो जाएगा। अम्ल जो होता है 7 से कम होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अम्ल है जो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। वंशागति नियम की खोज किसने किया था? वंशागति के नियम की खोज ग्रेगर मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ग्रेगर मेंडल ने वंशागति नियम का खोज किया था दोस्तों। अनुवांशिक के 2 सामान्य नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया था।
और ग्रेगर मेंडल ने मटर के जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया था उनमें से प्रत्येक लक्षण केवल एक जीन द्वारा नियंत्रित था, परंतु लक्षण 2 जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। मेंडल के अनुसार मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है जीन। और यदि हम देखें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है। हुगो डी ब्रिज के बारे में देखें तो हुगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। हुगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन का, तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक वंशानुगत नियम की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलता है 129 की ओर दोस्तों। 129 नंबर प्रश्न में है, किस हार्मोन के स्राव से के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? किस हार्मोन के स्रावन से होती है? तो हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में के साथ वृद्धि होती है, तो एड्रेनाइल हार्मोन के स्रावन से हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 130 नंबर प्रश्न में, कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी आयोडीन है जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें है कि मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियमन कहाँ होता है? तो ये तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 132 में अन्योन्य प्रेरकत्व का उदाहरण है, मात्रक क्या है? तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अन्योन्य प्रेरकत्व का क्या होता है? हेनरी। यदि आपसे पूछे स्वप्रेरण गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। या अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक अन्योन्य क्या होता है? तो हेनरी होता है। यदि आपसे चुंबकीय फ्लास्क का इकाई का पूछे तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लास्क को वेबर से मापा जाता है, चुंबकीय फ्लास्क वेबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 133 की ओर। निम्नलिखित में से इसमें दिया गया निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? तो परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी CrO2Cl2 में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 में दिया गया है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है। समुद्री तट के किनारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो अभिवहन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण अभिवहन है। सूर्य के विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है। आणविक सक्रियता द्वारा पदार्थ के माध्यम से होने वाला ऊष्मा का संचालन कहलाता है। संचालन विधि से क्या होता है? तो आणविक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से होने वाला ऊष्मा का जो संचलन होता है उसे संचालन विधि कहते हैं। और विकिरण विधि सूर्य के विकिरण से पृथ्वी का गर्म होता है। विकिरण विधि से पृथ्वी गर्म होता है सूर्य के। और अभिवहन कहते हैं समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण अभिवहन है। अभिवहन के कारण कोहरा निर्माण होता है समुद्री तट से। ठीक है। ऑप्शन नंबर संवहन, यदि आपसे पूछे संवहन क्रिया केवल तरल तथा गैसीय पदार्थों में ही संभव होता है संवहन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, अभिवहन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों वीडियो को, और वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा कथन गलत है। ड्रोजन यूजर के संपर्क में से फैलता है। ड्रोजन यूजर के संपर्क से फैलता है, जैसे ईमेल और अटैचमेंट खोलना या इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना और निष्पादित करना। ये क्या है? तो पूछा है कौन सा गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। ट्रोजन यूजर के संपर्क से फैलता है और ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, तो ये भी सही है। ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, ये गलत है। स्वयं को दोहराता है, अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, ये गलत है। कुछ ट्रोजन सिस्टम में दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ता पहुंच देने के लिए बैकडोर बनाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के फेसबुक, व्हाट्सएप और जहां भी ग्रुप है वहां पर आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।